यहाँ पर यमुना नदी का कहर दिखाई दे रहा है। पानी का स्तर यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ईंटों से भरे ट्रैक्टर को नदी ने अपने आगोश में ले लिया। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और ड्राइवर पहले ही कूद गया। बाद में ट्रैक्टर पानी में समा गया। तस्वीरें देख लीजिए आप, एक्सक्लूसिव। ये देखिए आप, बढ़ते हुए पानी ने ईंटों से लदे इस ट्रैक्टर ट्रॉली को अपनी आगोश में ले लिया। देखिए कैसे। और ये देखिए, एक गड्ढा था और उसमें ये समा गई ट्रैक्टर ट्रॉली। ड्राइवर पहले ही कूद गया था। इस तरीके से औरैया में देखिए कैसे यमुना नदी ने कहर बरपाया हुआ है, कैसे पानी बढ़ा हुआ है यहाँ पर और कैसे इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। ट्रैक्टर ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान कैसे बचाई, ये आप देख लीजिए इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में। ईंटें लदी हुई थी इस ट्रैक्टर ट्रॉली पर और बहुत जल्दी से इस बड़े हुए पानी से निकलकर बाहर आने का प्रयास था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। आगे बढ़ते लखनऊ से आ रही खबर के साथ। केरल से लखनऊ लौटे 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पीजीआई नर्स के साथ साथ परिवार के 4 सदस्य संक्रमित मिले हैं। 30 जुलाई को केरल से लौटी थी पीजीआई की नर्स। पति और 2 बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एयरपोर्ट पर भी सख्ती के साथ चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों की अब जांच होगी। अनुभव शुक्ला फोन लाइन पर। अनुभव, ये चिंता की बात, नर्स वापस लौटी, पूरा परिवार संक्रमित, अब आगे क्या किया जा रहा है? देखिए, उनके संपर्क में जितने भी लोग आए हैं सबका आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया है। तकरीबन 140 से ज्यादा लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया है। और ये पीजीआई में नर्स है, केरला गई हुई थी अपने पूरे परिवार के साथ। 30 तारीख को ये वापस लौटी है। उसके बाद से ही परिवार के जो लोग हैं, इनके हस्बैंड जो है, इनके बच्चे, उनको भी सर्दी जुकाम खांसी इसकी शिकायत थी। तब आरटीपीसीआर टेस्ट कराया और उसके बाद पता ये चला कि सभी को कोविड है, यानी सभी कोरोना से पीड़ित है। अब इनके सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजा गया है, क्योंकि देखिए डेल्टा वेरिएंट की जो बात हो रही है, डेल्टा प्लस वेरिएंट की जो बात हो रही है, और केरल एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है इस वक्त। अगर हम बात करें तो कभी 18,000 कभी 30,000 मामले वहाँ सामने आते हैं। और खास तौर से राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं केरला से, महाराष्ट्र से अगर कोई आए तो उसका सैंपल जांचा जाए, उसका टेस्ट किया जाए। पर ये कहा जा रहा है कि जब ये लोग एयरपोर्ट पर उतरे हैं, इनके पास 3 दिन पुरानी रिपोर्ट थी जिसमें ये सभी निगेटिव बताए गए थे और उसके बाद इनके अंदर वो सिम्टम्स दिखे हैं। ऐसे में इनके संपर्क में जितने भी लोग आए हैं उनके सभी सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, उसको आरटीपीसीआर जांच के लिए भेजा गया है और इन लोगों पर लगातार इनको अभी आइसोलेशन में रखा गया है। इनके स्वास्थ्य की भी निगरानी लगातार की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव। तो इस नर्स के परिवार के सभी लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी निरंतर की जा रही है। संपर्क में आए लोगों की आरटीपीसीआर जांच भी कराई जा रही है। और एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, जेपी नड्डा की सभी मोर्चों के अध्यक्षों के साथ बैठक शुरू हो गई है। बैठक में सभी राष्ट्रीय महासचिव मौजूद हैं। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठकों में मंथन किया जा रहा है। 7 अगस्त से नड्डा के राज्यों के दौरे पर रणनीति भी बनाई जाएगी। 7 अगस्त से जेपी नड्डा राज्यों के दौरे पर रवाना होंगे और उसमें विधानसभा चुनाव को लड़ने की रणनीति भी बनेगी। सभी मोर्चों के अध्यक्षों के साथ उनकी मीटिंग शुरू हो गई है। दिल्ली चलते हैं। अविनाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ वहां से सीधा कनेक्ट है। अविनाश, बैठक का जो शुरू हुई है उसमें कौन कौन से लोग मौजूद हैं और कौन से बड़े और जाने माने चेहरे हैं, क्या बात हो रही है? देखिए राजेंद्र, अगर अभी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे ये बैठक जो शुरू हुई है, इसमें अभी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष ये बैठक ले रहे हैं। उनमें अगर बात करें तो किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चार पहुंचे हुए हैं, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या पहुंचे हुए हैं, SC/ST के आयोग के SC/ST के जो मोर्चे के अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा महिला मोर्चे के अध्यक्ष पहुंची हुई है। तो तमाम सारे लोगों के साथ अभी बैठक चल रही है कि किस तरीके से आगे संगठन को ले जाया जाए और संगठन को किस तरीके से आगे काम करना है। क्योंकि जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में
में से 4 राज्यों में सत्ता में है और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी वो सत्ता में है। तो लिहाजा यहाँ किस तरीके से सरकार का कामकाज होना चाहिए और किस तरीके से तमाम जो संगठन के लोग हैं वो काम करें, इसको लेकर ये काफ़ी अहम बैठक है। इसके साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी इन चुनावी राज्यों में दौरा लग रहा है। अगर बात करें तो 23 और 24 जुलाई को वो गोवा होकर आए हैं और अब 7 और 8 अगस्त को उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, जहां लखनऊ पहुंचकर संगठन के तमाम लोगों के साथ चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर 21 और 22 अगस्त को उनका उत्तराखंड का दौरा प्रस्तावित हो रहा है, जहां देहरादून जाकर वो तमाम सारे संगठन के लोगों से बातचीत करेंगे। उसके बाद फिर मणिपुर का दौरा प्रस्तावित होगा और पंजाब का दौरा प्रस्तावित होगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी है कि जिस तरीके से देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहे हैं और तमाम सारी विपक्षी पार्टियां साथ आने की कोशिश कर रही हैं, ऐसे में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रणनीति बनानी चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए जमीन पे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता अर्जित कर सके। क्योंकि जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, इनमें से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी को कैसे कम किया जाए, कैसे लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने उनके हित के लिए काम किया है, इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर ये काफी अहम बैठक हो रही है। जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, जिसका प्रभाव उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्य में है, क्योंकि उत्तराखंड में जो उधम सिंह नगर जिला है, जहां से मुख्यमंत्री खुद आते हैं, उधम सिंह नगर की जिला की सीट है किच्छा, वहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आते हैं, वहां पर भी काफी ज्यादा रोष है और काफी ज्यादा बड़ी संख्या वहां पे सरदारों की है, पंजाबियों की है, जो वर्तमान बीजेपी सरकार है इसके खिलाफ जो 3 कृषि न्याय कानून है, इसके खिलाफ लगातार रोष व्यक्त कर रही है। तो ऐसे में इन तमाम सारी चीजों को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे किस तरीके से आगे संगठन को लेकर जाया जाए, इसको लेकर ये काफी अहम बैठक हो रही है और तमाम सारे लोगों को यहाँ पे जो है दायित्व भी सौंपा जाएगा, जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी, कैसे उनको जाकर जमीन पे काम करना है। जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं उनको विधानसभा दिए जाएंगे कि जो जितने भी विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं इन 5 राज्यों में, उनमें डिवाइड करके इन राष्ट्रीय महामंत्रियों को सौंपा जाएगा कि विधानसभा की निगरानी करें और वहां किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है। इस पर काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण बैठक होगी, क्योंकि बीजेपी हर हाल पे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर उसका पूरी तरीके से फोकस है, फिर से अर्जित करने के लिए वो पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है और यहाँ पे किस तरीके से सत्ता एक बार फिर से पाई जाए, इसके लिए आज ये काफी अहम बैठक है। 11 बजे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे मुख्यालय में और वहां पर भी इस बैठक में वो शामिल होंगे और इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ भी मंत्रणा होगी आगे तमाम सारे जो मोर्चे के अध्यक्ष हैं उनके साथ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश, आपने विस्तार से इन बैठकों के बारे में और इसके उद्देश्य के बारे में, इसकी टाइमिंग के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों के सामने तमाम जानकारियां रखी। आगे बढ़ते हैं। विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए यूपी बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है और इसमें लिखा गया है, जो लिखा गया है वो हम आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं। यूपी बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा गया है, भैया फर्क साफ है, जीतेगा विकास, जीतेगा यूपी, #बीजेपी फॉर यूपी। और इस ट्वीट के जरिए तस्वीर भी जारी की गई है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए, वंश नीति और योगी नीति, इस तरह से कटाक्ष किया गया है विपक्ष पर। विपक्ष के तमाम दलों, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, इन्हें वंशवादी दिखाया गया है। इनके नेताओं को अपने बच्चों को प्रमोट करता हुआ दिखाया गया है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अनाथ बच्चों को ले जाते हुए दिखाया जा रहा है और इसे योगी नीति बताया गया है और इस तरीके से विपक्ष को वंशवादी बताया गया है इस ट्वीट के जरिए बीजेपी फॉर यूपी के ऑफिशियल ट्विटर द्वारा। और आइए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, जो 2 दिवसीय बलरामपुर दौरे पर थे। वहां पर उन्होंने आज सुबह सुबह शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में पूजा अर्चना की, उसके बाद गायों को चारा खिलाया और फिर मुख्यमंत्री गोरखपुर के लिए रवाना हो गए और अब वो थोड़ी देर में गोरखपुर भी पहुंचने वाले हैं। 3 तस्वीरें आज सुबह की आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी ने कैसे शक्तिपीठ में मां पाटेश्वरी देवी की पूजा अर्चना की, उसके बाद परंपरा को निभाते हुए बाहर आए, प्रांगण में मौजूद गौशाला गए, गौओं को चारा खिलाया और फिर वो प्रांगण से गुजरते हुए गोरखपुर के लिए रवाना हो गए। गोरखपुर पहुंचेंगे वो, वहां पर वो गोरखपुर और बस्ती मंडल में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, कानून व्यवस्था की स्थितियों का जायजा लेंगे। और एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, दिल्ली में रेप की घटना पर मायावती ने ट्वीट किया है। दिल्ली के नागल गांव में रेप के बाद मासूम की नृशंस हत्या की गई और हत्या के बाद शव को जलाने के मामले में मायावती ने ट्वीट किया है। दिल्ली कैंट के नागल गांव में 9 साल की बच्ची के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएं, मायावती ने ट्वीट किया है। ट्वीट का कंटेंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दिल्ली कैंट के नागलगांव में 9 वर्षीय दलित लड़की की रेप के बाद हत्या की गई, फिर उसके शव को जला देने की घटना अत्यंत दुखद और शर्मनाक। दोषियों के विरुद्ध अविलंब सख्त कार्रवाई करें और ऐसी घटनाओं की
पुनरावृत्ति रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की बीएसपी की मांग। ये ट्वीट बीएसपी सुप्रीमो मायावती का। दिल्ली में हुई रेप और हत्या की घटना पर ट्वीट किया है मायावती ने। एक बड़ी खबर लखनऊ से है। इसी बीच में अस्पतालों में बहुत जल्द डॉक्टर्स की कमी दूर की जाएगी। 1560 डॉक्टर्स की 15 अगस्त के बाद इन अस्पतालों में तैनाती होगी। 252 विशेषज्ञ और 1308 एमबीबीएस डॉक्टर्स की संविदा पर नियुक्ति होगी। करीब 6000 डॉक्टर्स के पद खाली हैं प्रदेश में और 1560 की नियुक्ति होने जा रही है। इसमें 252 स्पेशलिस्ट और 1308 एमबीबीएस डॉक्टर्स की संविदा पर यानी कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति की जाएगी। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में 6000 डॉक्टर्स के पद फिलहाल रिक्त हैं, खाली हैं पूरे प्रदेश में। बहुत जल्दी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी पूरी करने का प्रयास सरकार का। आगे बढ़ते हैं। राजधानी के बीबीयू यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह 27 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। 9वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि होंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में यह समारोह आयोजित होगा। इस समारोह में शामिल होने के लिए छात्र ऑनलाइन सहमति पत्र 10 अगस्त तक जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में यह समारोह होगा और छात्र ऑनलाइन सहमति पत्र 10 अगस्त तक जमा करा सकते हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन करने का फैसला किया गया। बड़ी खबर आ रही है अलीगढ़ से। एएमयू कैंपस में गोली चल गई है। आपसी कहासुनी होने के बाद युवक को गोली मारी गई है वहां पर और इस घायल युवक को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। एएमयू के पूर्व छात्र समेत नामजद की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। घायल युवक बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। मामूली से कहासुनी के बाद यह गोली चली है। बिहार के युवक को गोली लगी है और जो युवक घायल है उसको जेएन मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। अभी सूचना प्राप्त हुई थी कि इस तरह की एक घटना घटित हुई है जिसमें अगर मौका मुआयना किया गया अधिकारियों द्वारा तो ये तथ्य प्रकाश में आया है कि ये जो जिसको गोली लगी है ये बाहरी व्यक्ति है और जिन लोगों ने गोली मारी वो भी बाहरी व्यक्ति हैं। किसी बात को लेकर इनके बीच विवाद हो गया था। इसमें तहरीर प्राप्त कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और एक और बड़ी खबर कानपुर से है। स्टेट जीएसटी एसआईबी ने 21 फर्जी फर्मों का भंडाफोड़ किया है। डेटा एनालिसिस के बाद फर्म जांच में ये फर्म्स फर्जी पाई गई हैं। फर्जी फर्म कानपुर देहात के अकबरपुर झींझक के पते पर रजिस्टर्ड थी और जांच में पते फर्जी निकले। विभाग ने इनकी 1 करोड़ 18 लाख की इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक कर दी। फर्मों से जुड़ी जानकारी दिल्ली और संबंधित जिलों में अफसरों को भेजकर इन पर कार्रवाई के निर्देश भी निर्गत किए गए। अगली बात मुरादाबाद की करेंगे। वहां पर मुगलपुरा थाना पुलिस ने एक पिता की शिकायत पर उसके ही बेटे की हत्या करने के आरोप में उसकी बेटी के खिलाफ मामला दर्ज किया है और हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पिता की तहरीर पर बेटे की गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू करके 21 जुलाई से गुमशुदा गगन उर्फ गौतम के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकाला। सीडीआर में गगन का अंतिम बार अपनी प्रेमिका ममता से ही बात करने का जिक्र है। उसके बाद गगन का फोन स्विच ऑफ किया। पुलिस ने सीडीआर के आधार पर गुमशुदा गगन उर्फ गौतम की प्रेमिका ममता को हिरासत में लेकर सख्ती से जब पूछताछ की तो उसने सब कुछ बता दिया। ममता के बताए अनुसार बीरू को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम हरीश भी है। बीरू की निशानदेही पे आज बॉडी को वहाँ से रिकवर किया गया है। फॉरेंसिक टीम के माध्यम से उसको जो है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग और सारी चीज़ें करके पंचनामा भरवा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और इसके 2 अभियुक्त जो नंदिनी और प्रदीप हैं उनके धरपकड़ की कार्रवाई प्रचलित है। जल्दी उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नोएडा से आ रही बड़ी खबर के साथ यहां पर बाइक और कार की साइलेंसर में बदलाव कर तेज आवाज निकालने वाले वाहनों पर अब जुर्माना लगेगा। 2 पहिया या 4 पहिया वाहन के साइलेंसर में बदलाव कराकर गोली या किसी अन्य तरह की आवाज निकाली गई तो 15,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, जुर्माने के साथ उस व्यक्ति को हवालात भी भेजा जा सकता है। तो नोएडा के निवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर इस वक्त एबीपी गंगा दे रहा है। अगर साइलेंसर के नेचर में बदलाव करके उसकी आवाज बदली गई, तेज आवाज निकाली गई तो जुर्माना लगेगा 15,000 रुपए का और हवालात भी भेजा जा सकता है।
और एक और बड़ी खबर, सीतापुर में डॉक्टर की हत्या पर सियासत तेज हो गई है। अखिलेश के बाद प्रियंका गांधी ने भी इस विषय पर निशाना साधा है। यूपी में सुरक्षा व्यवस्था का सवाल उठाया है और कहा है कि यूपी में सुरक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल है। प्रियंका गांधी ने लिखा है। ट्वीट का कंटेंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सीतापुर उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टर को उसके क्लिनिक में घुसकर अपराधियों ने तलवार से काट दिया। ये प्रियंका लिखती हैं। ऐसी घटनाओं से प्रदेशवासियों के मन में भय पैदा हो रहा है। आम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था का इतना बुरा हाल और सरकार झूठे प्रचार के सिवा कुछ कर ही नहीं रही है। ये ट्वीट प्रियंका गांधी का, और इस ट्वीट के जरिए न सिर्फ घटना का उन्होंने जिक्र किया बल्कि सरकार को घेरा है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। अगली बात मुख्तार अंसारी की होगी। एक और मुख्तार जेल में बंद है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन उसकी संपत्ति को लगातार कुर्क कर रहा है और अब उसके रिश्तेदारों की संपत्ति भी कुर्क हो रही है। इसी क्रम में गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की पत्नी और साले की संपत्तियों को प्रशासन ने कुर्क कर दिया। 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर दिया है। 91 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसान अंसारी व उसके साले सज्जील रजा और अनवर सजाद का ये जो भवन निर्माण है, जो कि सैयद बाड़ा मोहल्ले में प्लॉट संख्या 84 और प्लॉट संख्या 85 पर स्थित है, इस भवन निर्माण को आज धारा 14 के अंतर्गत कुर्क किया गया है। ये प्रॉपर्टी की कुल कीमत कितनी होगी? जो ये भवन निर्माण है, इसका PWD की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित लागत 1 करोड़ 18 लाख रुपए, और इसको आज पुलिस और प्रशासन द्वारा जब्त कर दिया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर की बात करते हैं। वहां से सामने आई है मारपीट की लाइव तस्वीरें। मामूली सी बात पर 2 गुटों में जमकर संघर्ष हो गया। इस खूनी संघर्ष में 4 लोग जख्मी हो गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे दोनों पक्ष आपस में भिड़ रहे हैं। ये मामूली सी बात पर शुरू हुआ ये संघर्ष था और देखिए कैसे तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। 2 पक्ष आमने सामने आए। फतेहपुर की ये वीडियो। और एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, वाराणसी में गंगा का उफान जारी है। सहायक नदी वरुणा भी उफान पर है। पुलकोहना बस्ती में पानी घुस गया है। पलायन करने को मजबूर हो गए हैं लोग वहां पर। वाराणसी में गंगा का उफान जारी, सहायक नदी वरुणा भी उफान पर। वरुणा और अस्सी, ये 2 नदियां जो हैं वो वाराणसी के नाम के लिए जिम्मेदार, और वरुणा नदी भी उफान पर है। पलायन करने को मजबूर हो गए हैं लोग वाराणसी में इसी वजह से। और अब खबर आगरा से। यहां के थाना जगदीशपुरा के अवधपुरी चौकी क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में असामाजिक तत्व चौकी पर हुड़दंग मचा रहे हैं। चौकी प्रभारी की सीट पर पैर रखते हुए असामाजिक तत्वों का वीडियो वायरल हो गया है। और ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली देश की इकलौती बेटी भारत लौट आई है। बैडमिंटन सनसनी PV सिंधु देश वापस लौट आई हैं। PV सिंधु के दिल्ली लौटने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। दिल्ली में सिंधु से बात की हमारे संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती। भारतीय खेलों में PV सिंधु को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहने का समय शायद आ गया है, क्योंकि ओलंपिक के 2 मेडल्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5 मेडल इंडिविजुअल स्पोर्ट में किसी के पास नहीं है। सिंधु जब ये शायद लोग कहने लगेगा आपको, तो प्रेशर्स बढ़ेगा एक्सपेक्टेशंस की कि हर इवेंट में, हर टूर्नामेंट में, हर एशियन गेम्स में, ओलंपिक्स में मेडल लाना है। तो क्या कहेंगे? मतलब प्रेशर तो है बट बहुत एंजॉय कर रही हूँ ये मोमेंट को। और बहुत लोग बोला था कि यू नो इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट, और मैंने आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। और मैं फर्स्ट वुमेन हूँ कि बैक टू बैक ओलंपिक्स में मेडल लेके आई हूँ, तो बहुत खुश लग रहा है। एंड ये इससे मैं ऑब्वियसली मैं बहुत आई एम लर्निंग अ लॉट, एंड आई थिंक ये मुझे बहुत मोटिवेशन देता है और कॉन्फिडेंस भी देता है कि मैं आगे और बहुत अच्छा कर सकती हूँ और ज़्यादा मेडल्स लेके आ सकती हूँ। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर स्पेन में वर्ल्ड चैंपियनशिप है। चीन के खिलाड़ी जो है यांग निंग, उनके पास भी 5 मेडल है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 1 मेडल आप और लाएंगी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्या उस पर अभी नज़र है? अभी प्रेजेंटली तो एंजॉइंग द मोमेंट।
बट इसके बाद डेफिनेटली और ज़्यादा टूर्नामेंट्स हैं, उसमें आई जस्ट वांट टू प्ले वेल एंड गिव माय बेस्ट। और उसके बाद ऑब्वियसली स्पेन में वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स भी है और मैं मेरा 100% लगाती हूँ, सो आई एम श्योर आई विल डू रियली वेल एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। कौन सी फ्लेवर की जो आइसक्रीम है आपको सबसे पसंद है? जब प्रधानमंत्री जी के साथ आप मिलने जाएंगी तो क्या चॉकलेट, बटर स्कॉच, क्या? वेल डेफिनेटली आइसक्रीम पीएम सर के साथ ज़रूर होगा वो मीटिंग, और पीएम सर आई मीन वो डिसाइड करेंगे कि कुछ भी है तो मैं आई एम ओके विद एनीथिंग। आखिरी सवाल ये है कि शायद आप आज जब हैदराबाद में लैंड करेंगी, शायद सबके साथ हॉकी मैच आप भी देखेंगी, 3:30 बजे से शुरू है। फर्स्टली मैं ऑल द बेस्ट विश करती हूँ गर्ल्स के लिए सेमीफाइनल्स के लिए, और अभी हैदराबाद जाने के बाद थोड़ा बिजी होती हूँ, बट डेफिनेटली आई विल बी फॉलोइंग द स्कोर एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन।